वाह, मेरी राधिका बिटिया चाय बहुत अच्छी बनाती है। कुछ दिन बाद हमें ऐसी चाय पीने को भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला पापा। मुझे अपनी दोनों बहनों की बहुत याद आएगी, और सबसे ज्यादा राधिका के हाथ की चाय। तभी शिवानी कुणाल की उंगली गर्म चाय में डाल देती है। शिवानी, ये तू क्या कर रही है? अगर मैं ज्यादा जल जाता तो क्या आपको मेरी याद तो आएगी ही नहीं, बस सबको राधिका दीदी ही याद आएंगी। मेरी लिटिल सिस्टर, मुझे तुम्हारा ये तंग करना भी याद आएगा, पर अच्छा है, तुझे शांति भी तो मिल जाएगी। देख रही हूँ माँ भैया को कैसे छेड़ रहे हैं मुझे। बस बस, तुम दोनों आपस में कितना लड़ते हो, लेकिन 2 हफ्तों में मेरी दोनों बेटियां एक साथ विदा हो जाएंगी और ये आंगन सूना हो जाएगा। फिर ऐसा शोर कहाँ हो पाएगा यहाँ। माँ, आप फिक्र क्यों करती हो? भैया है ना हमारे बाद, तो उनकी शादी हो जाएगी और फिर आपकी बहू आपको संभालेगी। अच्छा, और वहाँ तुम दोनों देवरानी जेठानी बनकर रहोगी। हाँ माँ, और दीदी वहाँ पर भी अपना बड़प्पन मुझे दिखाएंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी हम उम्र मेरी नंद है ना, उसके साथ मेरी बहुत बनती है। और वैसे भी दीदी बोरिंग है। ऐसा क्यों बोल रही है शिवानी? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने ससुराल में भी खुश रहो। हाँ ठीक है माँ। ये बोलकर शिवानी फोन चलाने लग जाती है। फिर घर में शादियों की तैयारियां होती हैं और 2 दिन बाद दोनों बहनें अपनी शादी के हॉल में आती हैं, जहां स्टेज पर नंद कावेरी दोनों भाभी से बात करने लगती है, पर छोटी भाभी को गले लगाती है। हाय भाभी, यू आर लुकिंग प्रिटी। थैंक यू कावेरी, वैसे मेरी नंद भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू भाभी। अरे बड़ी भाभी नमस्ते, आपको तो मैं भूल ही गई थी। आप भी अच्छी लग रही हो। और कैसी हो? बस बहुत बढ़िया हूँ, बहुत जल्द हम एक ही घर में होंगे। कावेरी, ये सब क्या है? सारे रिश्तेदार हैं यहाँ पर और तुम अपनी छोटी भाभी के गले लग रही हो। उसे नमस्ते क्यों नहीं बोला तुमने? अरे तो क्या हो गया माँ, भाभी से मेरी वाइब और उम्र दोनों मैच हो रही है। कोई बात नहीं माँ जी। गलत बात है शिवानी बहू, तुम अभी से ही अपनी नंद को हवा दे रही हो। यही तो मैं कावेरी को समझा रही थी, देख लिया तूने? तब एटीट्यूड दिखाकर कावेरी वहां से कुर्सी पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में शादी हो जाने के बाद दोनों बहू अपने ससुराल आ जाती है, जहां द्वार छिकाई पर कावेरी अपनी दोनों भाइयों को रोक लेती है। मेरे प्यारे भैया, चलिए जल्दी से मेरा मनी निकालिए, और वो भी पूरे 51,000 का शगुन। क्या? 51,000 का शगुन? कावेरी तू पागल है? लगता है शादी की वजह से इस लड़की का दिमाग ज्यादा ही चल गया। तुझे पता है ना, तेरे बड़े भाई ने तुझ पर और अपने छोटे भाई पर जान लुटा दी है। उसका काम दुकान का है और तेरे छोटे भाई का एमएनसी कंपनी वाला। वो कैसे देगा इतने पैसे? माँ, इस टाइम ना आप मेरे और भैया के बीच में नहीं आएंगी। ये रस्म होती है, देने ही पड़ते हैं इसमें पैसे। हाँ भाई साहब, दे दीजिए ना, शादी बार बार थोड़ी होती है। लेकिन कावेरी, तुम ऐसे जिद ही क्यों कर रही हो? वैसे भी ये तो तुम्हारे भाई हैं, शगुन में तुम्हें जो भी दे चुपचाप ले लेना चाहिए। वैसे भी घर के पैसे घर में ही आने हैं। अरे वाह, मेरी राधिका बहू कितनी समझदार है। नहीं नहीं, मुझे तो पूरे 51,000 चाहिए। सचेत भैया, आप भी ऐसे करोगे क्या? नहीं नहीं, अगर बड़े भैया पर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरे छोटे भाई पर तो है। ये ले पूरे 51,000। और ये ले कावेरी, पूरे 11,000 है। हाँ ठीक है भैया। ये बड़ी भाभी बहुत बेकार है, इनकी वजह से मुझे पैसे नहीं मिले, वरना 1 लाख तो यूं ही हो जाता मेरे पास। इसके बाद अवंतिका सबको उनके कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है। राधिका तो हलवा बना रही थी, लेकिन शिवानी बिना कुछ ढूंढे ननद से कहती है, यार मुझे ये सामान चाहिए, तुम लाकर दोगी? हाँ भाभी, क्यों नहीं, हम बढ़िया बढ़िया केक खाना है तो सामान तो लाकर देना ही होगा। शिवानी, तू ऐसा कौन सा सामान मंगा रही है जो तूने ढूंढा भी नहीं और पैसे खर्च कर रही है? एक बार देख तो ले। अरे दीदी, यहाँ पर भी चालू मत हो जाना। मैं पहली रसोई में सबके लिए टेस्टी केक बना रही हूँ, तो वही सामान चाहिए। हाँ बड़ी भाभी, आप हर चीज में अपनी टांग क्यों उड़ाती हो? कल आपने भैया से भी मुझे ढंग से शगुन नहीं लेने दिया, अब हर मैटर में मत बोला करो। ये सुन राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सास आकर, क्यों चाहिए बाहर का सामान? और शिवानी बहू, पहली रसोई में केक कौन बनाता है? कोई जरूरत नहीं है, घर में जो है उससे बना लो, वरना कोई बात नहीं। बड़ी बहू खाना बना चुकी है, हाथ लगाकर शगुन कर दो। और तू दोबारा से अपनी भाभी से इस तरीके से बात नहीं करेगी, समझी? अवंतिका से डांट सुनकर दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद सब राधिका के हाथ का खाना खाकर तारीफ करते हैं, लेकिन नंद मुंह बनाती है। देखा राधिका, तेरी बड़ी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है, और तेरा तो रिश्ता भी तय हो चुका है। अब कम से कम जितने दिन बचे हैं उसमें तू अपनी भाभी से खाना बनाना सीख ले। माँ, आपने मुझे खाना बनाना सिखाया है ना, बस यही बहुत है मेरे लिए। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। तो फिर बोली,
कोई बात नहीं माँ जी, जाने दीजिए, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। बस कल से माँ जी बड़ी भाभी के नाम का ही जप किए जा रही, मेरे गुण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर सब खाना खाकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में कावेरी की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, जहाँ राधिका अपने पति के पैसों से हलवाई पर खाना बनवाती है, लड्डू वगैरह देखती है, सजावट करवाती है, हल्दी मेहंदी की तैयारी करती है। जबकि छोटी बहन कोई काम नहीं करती, सिर्फ अपनी नंद के साथ सेल्फी लेती है, बातें करती है और उसके छोटे मोटे पार्लर के अपॉइंटमेंट में उसके साथ चली जाती है। भाभी मेरे फेस पर ग्लो तो आ जाएगा ना, जो आपने अपनी शादी में करवाया था वही मेरी शादी में भी करवाना। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा। सुनिए, आप मेरी नंद का ना डायमंड वाला फेशियल करना और बाकी चीज भी एक्सपेंसिव। तब पार्लर वाली कावेरी का फेशियल करने लगती है। फेशियल हो जाने के बाद जब दोनों घर आती हैं तो अवंतिका, अरे तुम दोनों बस पार्लर में बैठी रहती हो या घर का बाकी काम भी करना है? कावेरी, अभी तक तेरे गहने डिसाइड नहीं हुए, जा अपनी बड़ी भाभी के साथ गहने लेने चली जा। नहीं माँ, मुझे बड़ी भाभी के साथ नहीं जाना, उनकी पसंद एकदम ओल्ड फैशन है। लाइक यू, मैं शिवानी भाभी को लेके जाऊंगी, देखो कितना अच्छा फेशियल करवाया है। तेरी छोटी भाभी से ज्यादा बड़ी भाभी को इन चीजों की समझ है, राधिका ही जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, हम तीनों चले जाते हैं। यह कहकर तीनों ज्वेलरी की शॉप पर चले जाते हैं, जहां राधिका अपनी पसंद की अच्छे बजट का सोने का हार दिलाती है। लेकिन कावेरी मानती नहीं है और शिवानी के पसंद का और उसके पैसों से महंगी ज्वेलरी खरीद कर घर ले आती है और गहने दिखाते ही शिवानी बोल पड़ती है, माँ जी 4.5 लाख के गहने आए हैं। अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मुझे मेरे सारे पैसे दे देना। नंद और अवंतिका को शिवानी की ये बात खटक जाती है। अगले दिन दोनों भाई जब खाना खा रहे होते हैं, मोहित, सचेत, कावेरी की शादी की सारी तैयारी हो चुकी है सिवाय शादी के जोड़े के, और ये दिलाना दोनों भाई का काम होता है। अब इसकी मर्जी, ये दोनों लहंगा कब पहनेगी, शादी पर या रिसेप्शन पर। ठीक है माँ, हो जाएगा काम। मौका देखकर कावेरी अपनी छोटी भाभी को अकेले में कहती है, भाभी मैं जानती हूँ आपकी बहुत अच्छी चॉइस है और आप मुझे सब्यसाची का बहुत अच्छा महंगा लहंगा ला कर दोगी। हाँ जरूर, तुम चिंता मत करो। शिवानी के जाते ही उसका भाई शिवानी को पैसों की कमी होने के बारे में बताता है। वहीं शिवानी भी लहंगे की शॉप पर पहुंचकर 10,000 रुपए का लहंगा लेकर उस पर सब्यसाची का टैग लगा देती है, पर घर जाकर कावेरी को दिखाती है, जिसे देख वो खुश हो जाती है। वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लहंगा लेकर आई है, मैं तो यही पहन लूंगी। अच्छा है, कम पैसों में ही निपट गई। इतनी भी जल्दी क्या है, अपनी बड़ी भाभी के लहंगे को तो लेकर आने दे, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे मार्केट में मेरे लिए सस्ता लहंगा ढूंढ रही होंगी और क्या। बहुत जुबान चलती है कावेरी तेरी। जबकि राधिका और उसके पति पर पैसे नहीं होते और वो सावित्री के दिए हुए कान के झुमकों को बेचकर अपनी नंद के लिए महंगे से लहंगा खरीद लेती है। आशा करती हूँ ये 50,000 का लहंगा कावेरी को पसंद आ जाए। राधिका वो महंगा लहंगा डमी पर लगा हुआ है घर पर सबके सामने ले आती है, जिसे देखते ही सबकी आंखें चमक जाती हैं। वाह बहू, तेरा लाया लहंगा भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। जा कावेरी, इस लहंगे को ट्राई कर ले। लेकिन माँ, छोटी भाभी मेरे लिए बहुत सुंदर चमक वाला लहंगा लेकर आई है, मैं इसे पहन कर आती हूँ पहले। कावेरी शिवानी का लाया हुआ सस्ता लहंगा पहन कर आती है तो उस लहंगे की सारी साइड खुल जाती है। तभी कावेरी को उसके अंदर की तरफ का नकली टैग भी दिखता है। ओह माय गॉड, मुझे तो लगा भाभी आप मेरे लिए सब्यसाची का महंगा लहंगा लेकर आए हैं, लेकिन ये तो लोकल प्राची वाला लहंगा निकला। और शुक्र है कि मैंने अंदर पैंट पहनी है, वरना आप तो शादी वाले दिन ही मेरा सबके सामने मजाक बनवा देती। मैंने कितना सोचा था भाभी आपके लिए, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करोगे मुझे नहीं पता था। और मेरी ज्वेलरी के लिए भी आप माँ से पैसे मांग रही थी। देख लिया तूने अपनी छोटी भाभी का असली चेहरा। बड़ा भाभी भाभी करती थी, इसकी जेब बड़ी और नीयत छोटी निकली। लेकिन मेरी बड़ी बहू ऐसी नहीं है, लहंगा लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, फिर भी तेरे लिए महंगा लहंगा लेकर आई है, चाहे वो बोले या ना बोले, साफ पता चल रहा है। बड़ी भाभी सॉरी, मैंने आपको बहुत गलत समझा और उल्टा भी बोला। कोई बात नहीं कावेरी, मैं तो शुरू से ही बोलती हूँ, शिवानी जैसी ही तुम भी मेरी बहन हो। और भूल जाओ उस लहंगे के बारे में, ये याद रखो कि ये वाला लहंगा हम दोनों की तरफ से है, और अपनी शादी को एंजॉय करो। सॉरी दीदी, मैंने आपको हर्ट किया। कावेरी तुम भी मुझे माफ कर दो। तब घर वाले शिवानी को माफ कर देते हैं। अगले दिन कावेरी अपनी शादी में राधिका का दिया हुआ लहंगा पहनकर शादी करती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहू, अरे ओ मेरा बहू, कितनी देर से टंकी के चलने की आवाज आ रही है और सारी छीटम छाट बाहर हो रखी है। चल जल्दी से बाहर आ और बेफजूल का पानी बहाना बंद कर।
5 मिनट में निकल जाना। शांति ऐसे बोलकर बेड पर बैठ गई। अभी 5 मिनट हुए भी नहीं थे कि फिर से आकर बाथरूम के दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। अरे कितनी देर तक टंकी को खोले रखेगी? पानी फ्री में नहीं मिलता है, समझ आया? बाहर निकल। माँ जी की भी क्या दिक्कत है? अभी तो मुझे नहाने आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और माँ जी ने एक आतंक मचाया हुआ है। मैं तो इस बाथरूम के माँ जी के कमरे में होने से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। करने दो आतंक, मचाती है तो मचाती रहे, मैं तो पूरी तरह से नहाकर ही बाहर निकलूंगी। मेघा ऐसे बोलकर बिना अपनी सास पर ध्यान दिए नहाने लगी। मेघा शांति की बहू थी। वैसे तो ससुराल में सब कुछ ठीक ही था, लेकिन मेघा के घर का बाथरूम और टॉयलेट दोनों शांति के कमरे में थे, जिसकी वजह से मेघा को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। लगभग 15 से 20 मिनट तक मेघा नहाई और उसके बाद वो निकल कर आई। बाहर शांति उसकी राह ही देख रही थी। आ गई तू, बड़ी जल्दी आ गई, थोड़ी और देर लगा कर आ जाती। माँ जी, मैं बस 15 मिनट में नहा कर आई हूँ, अब नहाने में इतना वक्त तो लग ही जाता है। अच्छा जी, अब तू मुझे सिखाएगी? ज्यादा ना मेरे सामने समझदार न बना कर। शांति की बात पर मेघा ने बस गर्दन हिला दी और फिर वो अपने कामों को निपटाने के लिए ही जाने लगी कि तभी शांति उसे रोक कर बोली, रुक जा, ये पानी की छींटे और गंदगी फैलाकर कहाँ जा रही है? काम निपटाने को जा रही हूँ माँ जी। ओह अच्छा, काम निपटाने हैं। पहले जो ये मेरे कमरे में छींटे फैलाई है ना तूने, इन्हें साफ कर, उसके बाद ही कुछ और करने दूंगी। माँ जी, ये तो बहुत कम छींटे हैं, ये तो अभी हवा से ही खुश्क हो जाएंगी। अच्छा, कितनी बार बोला है कि मुझे मत सिखाया कर, जो बोल रही हूँ उतना सुन, समझी? शांति मेघा की एक बात को नहीं समझती थी। उसने मेघा से उसके कमरे में हुई हल्की फुल्की छींटों की साफ सफाई कराई, जिसके बाद मेघा ने घर के बाकी कामों को निपटाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। सास के कमरे से जुड़ा बाथरूम होने से मेघा को सबसे ज्यादा दिक्कत लगती थी। ऐसे ही आज मेघा नहाने के बाद खाना बना रही थी। हे भगवान, आज तो खाना बनाने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई। आज जरा सी दोपहर को झपकी क्या ले ली, सारे काम सर पर आ रहे हैं। आलोक जी और बाबा बस काम पर से आते ही होंगे। ऐसे में अगर खाना उन्हें तैयार नहीं मिला तो वो मेरे ऊपर कितना गुस्सा करेंगे। मेघा ऐसे ही हबड़ तबड़ में खाना बना रही थी कि तभी उसके पास रसोई में शांति आई। अरे ओ मेघा, तू नहाकर आ रही है क्या? हाँ माँ जी, वैसे जरा सा पानी बहाया था, बोलिए। अच्छा, बस जरा सा पानी बहाकर फर्श से साफ नहीं करना होता है क्या? कितना पानी ही पानी कर दिया। जाकर बाथरूम से पानी साफ करके आ। हाँ माँ जी, मैं अभी साफ कर दूंगी, पहले मैं खाना बना दूं, ससुर जी और आलोक जी आते ही होंगे। बात बात में बहाने मत बनाने लग जाया कर। जब देखो मेरी हर बात का तोड़ है तेरे पास। जितना बोल रही हूँ उतना कर। खाना छोड़ और जाकर पहले बाथरूम को साफ कर, खाना भी बनता रहेगा। शांति ने मेघा को शांति से खाना नहीं बनाने दिया और मेघा को खाने के बीच में ही जाकर बाथरूम को साफ करना पड़ा। इसी बीच उसने बाथरूम का पानी सुखाया और सारी चीजों को भी सही से लगाया, जिसके बाद वो खाना बनाने को आई। लेकिन इतने में ही आलोक और रुपेश दोनों आ गए और अरे बहू, खाना ले आ, बहुत जोरों से भूख लगी है। बाबा, वो आज खाना भी तैयार नहीं है, अभी थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, आप जरा सा इंतजार कर ले। खाना ही नहीं बना है अभी तक। अरे तुम दोनों सास बहू घर में करती क्या रहती हो? हम दोनों कितनी मेहनत करके घर आ रहे हैं और तुमने अभी तक खाना ही नहीं बनाया है, ये क्या बात हुई? अजी सही बोल रहे हो आप। आज भी ये महारानी ना आराम से दोपहर में घोड़े बेचकर सो रही थी और आँख खुली तो घंटों बाथरूम में नहाने में लगा आई। ऐसे में घर के काम तो बस हो ही गए। हाँ, तो बहुत अच्छा हिसाब है तुम्हारा। सो जाओ, नहा लो और हमें खाना भी वक्त से नसीब ना हो। रुपेश ऐसे ही गुस्सा करने लगा, जिसकी वजह से मेघा के हाथ पांव भी फूलने लगे। उसने जल्दी से खाना बनाया और अपने पति और ससुर का पेट भरवाया। बोला था मैंने माँ जी से कि पहले मुझे खाना बनाने दे, लेकिन माँ जी ने मेरी एक नहीं सुनी। अब हो गई ना खाने को देर, सुनना किसे पड़ा मुझे। मैं तो माँ जी के कमरे से जुड़े हुए इस बाथरूम से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बेचारी मेघा खुद से ही बोलकर अपने दिल का हाल बयां करने लगी। ऐसे ही आज के दिन दोनों सास बहू बाजार आई हुई थी। माँ जी, इस बार साबुन की जगह ये बॉडी वॉश खरीद लेते हैं। साबुन को तो रगड़ना पड़ता है, लेकिन ये लिक्विड है तो इसको लगाना आसान होगा। मैं ये ले लूं क्या? ये ले लूं बाथरूम में, और भी ज्यादा देर लगाने के लिए। नहीं माँ जी, इसमें देर नहीं लगेगी, बल्कि इससे तो नहाने का काम आसान हो जाएगा।
वो साबुन खत्म कर दिए क्या तूने, जो पूरे महीने के राशन में आए थे? माँ जी, उनके खत्म होने का वक्त हो चुका है। मैंने तो उन साबुनों को 1 हफ्ते ज्यादा तक चलाया है। वैसे तू ना बड़ी ही फिजूल खर्ची पर उतर आई है मेघा। मैं तुझे ये बॉडी वॉश नहीं खरीदने दूंगी। चुपचाप से बस साबुन ही इस्तेमाल करना। शांति ऐसी ही थी। वो कभी भी मेघा को उसकी पसंद की चीज नहीं दिलवाती थी। आज भी वो उसे बिना कुछ दिलवाए ही वापस ले आई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। सास के कमरे से जुड़े बाथरूम से मेघा को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। ना वो अपनी मर्जी से नहा सकती थी, और अगर उसे वॉशरूम भी जाना पड़े तो भी उसे अपनी सास के कमरे में ही जाना पड़ता था। ऐसे ही आज सुबह के 5 बजे मेघा के पेट में जोरों से दर्द हो उठा। बहुत मरोड़ सी उठ रही है। क्या करूं? लगता है मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत है, लेकिन वॉशरूम तो माँ जी के कमरे में है और इस वक्त वहां नहीं जा सकती हूँ। वो लोग सो रहे होंगे। मैं क्या करूं? मेघा ऐसे ही सोच में पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन जब उसके पेट का दर्द बढ़ा तो फिर उसको ना चाहते हुए भी अपने कमरे से उठकर शांति के कमरे में आना पड़ा। कैसे कमरे में गुप्त अंधेरा छाया हुआ है। मुझे आराम आराम से जाना चाहिए और आराम से ही लौट आना चाहिए। मेघा ऐसे ही बोलते हुए जैसे भी धीरे धीरे से आगे को बढ़ी तो उसका पांव जोरों से वहीं रखे हुए एक स्टूल में लगा। स्टूल पर कांच का जग और कुछ सामान रखा हुआ था, जो कि धम्म से जमीन पर आकर गिरा और उसकी तेज आवाज हुई। मेघा घबराकर जल्दी से बाथरूम में घुस गई और उसने खुद को बंद कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ कौन था यहाँ? अजी शायद घर में कोई चोर आ गया है। जल्दी कीजिए, उसे ढूंढिए। कौन है यहाँ? सामने आओ, कौन है? आवाज इतनी तेज थी कि कमरे में आलोक की भी आंख खुल गई और वो भी अपनी माँ के कमरे में ही आ गया। माँ, बाबा, क्या बात है? कैसी आवाज आई है अभी? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी सही नहीं है बेटा। घर में शायद कोई चोर आ गया है। तो पुलिस को फोन कर। शांति के बोलने पर आलोक बस फोन मिलाने ही वाला था कि तभी रुपेश को ध्यान आया। 1 मिनट रुक जा, बहू कहाँ पर है? अरे हाँ माँ, मेघा कमरे में नहीं थी। अच्छा, तो फिर तो वो जरूर अंदर होगी। ओ मेघा, सारे परिवार को डराकर खुद कैसे सांस दबाए अंदर है। मैं जानती हूँ तू अंदर ही है। चल बाहर आ। मेघा, बाहर आ जाओ। सभी के बुलाने पर मेघा ने दरवाजा खोला। क्यों सुबह सुबह सभी को डरा रही है? बस कीजिए माँ जी, आपको हर चीज में बस मेरी ही गलती दिखती है। बस बहुत हो गया। इस कमरे में बाथरूम का झंझट, वक्त बेवक्त वॉशरूम जाना हो या नहाना हो, इस कदर सोचना पड़ता है। मैं तो इस सासू माँ के कमरे से जुड़े बाथरूम से तंग आ गई हूँ। बस अब मैं और ऐसे नहीं रहूंगी। माँ जी, या तो इस बाथरूम को अपने कमरे से खत्म करवाकर इसे दूसरी जगह बनवाओ, या फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा जी महारानी। नहीं शांति, इस बार बहू सही बोल रही है। ऐसे हमारे कमरे में ही बस बाथरूम होना बहू और बेटे के लिए तो दिक्कत का ही है। मेघा बेटा, तू गुस्सा मत कर, बस कुछ दिनों का इंतजार कर ले। मैं यहाँ से टॉयलेट को खत्म करवाकर बाहर स्टोर रूम में टॉयलेट बाथरूम बनवा दूंगा। रुपेश की बात को सुनकर मेघा खुश सी हो गई। बस फिर क्या था, रुपेश ने जैसे बोला वैसे ही किया। उसने अपने कमरे में से टॉयलेट बाथरूम खत्म करवाकर उसे स्टोर रूम में बनवा दिया और उस जगह जो स्टोर रूम बनाया जहाँ पहले टॉयलेट बाथरूम था। इस तरह मेघा की सारी दिक्कत ही खत्म हो गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे।